जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग एक नए वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक बीए एमए समाज शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं और मनुष्य ने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है। कहने का आशय ये है कि मनुष्य एक जिज्ञासु और खोजमूलक प्राणी है और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह संसार में जो बहुत सारे जो अस्पष्ट तथ्य और घटनाएं हैं उनके कारणों को खोजने में लगा हुआ रहता है। तो मानव द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने ज्ञान में वृद्धि करना, अस्पष्ट तथ्यों को स्पष्ट करना और विद्यमान जो ज्ञान है यानी जो अभी नॉलेज है उसके पास उसका सत्यापन करना होता है। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य एक जिज्ञासु और खोजमूलक प्राणी है और अपने वो बुद्धि, विवेक और अपने ज्ञान के द्वारा संसार में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जानने समझने का प्रयास करता है। वह अस्पष्ट तथ्यों को खोजने में लगा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक घटना के पीछे अनेक कारण होते हैं और सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति होती है वो जटिल होती है। आप जानते हैं सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति होती है उसमें परिवर्तनशीलता, जटिलता, अमूर्तता, बहुत सारी ऐसी जो है वो सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं होती हैं जिनके कारण से सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य जो है वो हमेशा से ही अपने बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक इन जटिलताओं को समझने, उनका स्पष्टीकरण करने, उनकी व्याख्या करने और सत्यापन करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसे स्पष्ट करने से पहले ये पहला प्रश्न ये उठता है कि अनुसंधान क्या है। अगर आप अनुसंधान क्या है इसको समझते हैं तो आप सामाजिक अनुसंधान को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो अनुसंधान क्या है, इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि अनुसंधान ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी घटना का गहन और सावधानी पूर्वक किया गया अन्वेषण है। यानी अगर हम किसी समस्या के समाधान खोजने में कोई व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रयास करते हैं तो इस प्रयास को, इस अध्ययन को, इस अन्वेषण को हम लोग अनुसंधान करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और अपनी जो बहुत सारी जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। तो मनुष्य ने सामाजिक घटनाओं के बारे में भी जानने समझने का प्रयास किया। तो जब हम समाज से जुड़ी हुई किसी घटना, समाज से जुड़ी हुई किसी समस्या के बारे में, उसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और उन घटनाओं की जो सत्यापनशीलता है उसका परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम सामाजिक घटनाओं में जो जटिलता है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो इसे ही हम लोग सामाजिक अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान में अंतर सिर्फ इतना है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो हमारा जो क्षेत्र होता है वो समाज होता है। समाज में जो व्याप्त जो घटनाएं हैं
या कह लीजिए कि जो हमारे जो अस्पष्ट जो तथ्य हैं, जिनको हम नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उनका निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, प्रयोग करना और उनका निष्कर्षीकरण करना। यानी इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्षीकरण की सामान्य वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक घटनाओं के अज्ञात कारणों की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी जो सामाजिक घटनाएं जो घट रही हैं, उनके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी घटना जो है वो अकारण घटित नहीं होती है। कोई भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उस कारण को जान करके, समझ करके, या कह लीजिए कि उसकी सही सही व्याख्या करके, उसको सही तरीके से स्पष्ट करके हम सामाजिक घटनाओं का वास्तविक अध्ययन कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निरीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, प्रयोग और निष्कर्षीकरण के आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में जो अज्ञात कारण हैं, यानी जो घटना के पीछे जो छिपे हुए जो तथ्य हैं, उनकी खोज करना, उनका पता लगाना ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। अगर हम लोग सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें, तो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की जो शुरुआत हुई है वो 19वीं शताब्दी के मध्य से हुई मानी जाती है। यानी 19वीं शताब्दी से पहले तक जो हमारा जो समाज था, 19वीं शताब्दी के पहले तक का जो हमारा समाज था, वो उसमें जो सामाजिक घटनाओं की जो व्याख्या की जाती थी, वो धर्म के आधार पर या अपने निजी विचारों, भावनाओं, या कह लीजिए कि अपने व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान के आधार पर किया जाता था। समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की जो शुरुआत है वो अगस्त काम्टे ने की है। अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के लिए सकारात्मक विधि, जिसको कि हम लोग प्रत्यक्षवादी विधि के नाम से भी जानते हैं, सकारात्मक विधि का उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, समाजशास्त्र को आप दूसरे विज्ञानों की तरह से ही विज्ञान की श्रेणी में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके लिए सामाजिक अनुसंधान में सकारात्मक विधि यानी प्रत्यक्षवादी विधि को अपनाया जाना जरूरी है। तो इस तरह से अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवादी विधि को जो है वो सामाजिक अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त साधन माना है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप वास्तव में सामाजिक घटनाओं को समझना चाहते हैं, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए एकमात्र विधि है, वो है प्रत्यक्षवादी विधि। अब ये प्रत्यक्षवादी विधि क्या है, इसके बारे में हमने अगस्त काम्टे का जब हम अगस्त काम्टे को पढ़ा रहे थे, तो उस समय वहाँ पर हमारा एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है प्रत्यक्षवाद के नाम से। तो आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे सामाजिक जो विचारक हैं, उसमें तो आपको अगस्त काम्टे मिलेंगे और वहाँ पे आपको एक वीडियो प्रत्यक्षवाद के बारे में मिलेगा। वहाँ से आप प्रत्यक्षवाद के बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवादी विधि को ही सामाजिक अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त साधन माना है। उनका कहना है कि अगर आप सामाजिक घटनाओं को समझना चाहते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्रत्यक्षवादी विधि को प्रयोग में लाया जाना जरूरी है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सामाजिक अनुसंधान को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग सामाजिक अनुसंधान को सामाजिक शोध, रिसर्च, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन आदि नामों से भी पुकारते हैं या आदि नामों से उसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक शोध जो है वो दोनों शब्द एक ही हैं। दोनों का जो कहने का मतलब है, जो भावार्थ है, वो एक ही है। अब अगर सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं की बात करें, तो विभिन्न विद्वानों ने उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का, सामाजिक अनुसंधान को स्पष्ट करने का, सामाजिक अनुसंधान क्या है इसको बताने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में हम आपको यहाँ पर 4 जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं सामाजिक अनुसंधान के बारे में, जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनकी जो परिभाषाएं जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं, उनका यहाँ पर हम उल्लेख करना चाहेंगे। जिसमें से पहली जो परिभाषा है वो है C.A. मोजर की। C.A. मोजर के अनुसार
सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी C.A. मोजर के ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। ये किताब परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको नोट कर लें, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। ये बुक है C.A. मोजर की, और इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक अनुसंधान का मतलब सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित अध्ययन है। इसी तरह से P.V. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये भी पुस्तक बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो आप इसको नोट कर लें। P.V. यंग ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक अनुसंधान में के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा जो है की जाती है। तो इस तरह से P.V. यंग के अनुसार उन्होंने नवीन ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा करना भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत माना है। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है C.A. मोजर की जो फेमस बुक है उसका नाम है सोशियोलॉजी। इस बुक में उन्होंने लिखा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। इसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है G.M. फिशर की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। वो है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस पुस्तक में उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक अनुसंधान को स्पष्ट करते हुए लिखा कि किसी समस्या को हल करने अथवा एक उपकल्पना की परीक्षा करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान है। ये इनकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है। इसमें उन्होंने कहा कि किसी समस्या को के कारणों को पता लगाने के लिए या एक उपकल्पना की परीक्षा करने के उद्देश्य से जब हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। तो ये चार जो परिभाषाएं हैं वो कंपटीशन में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि स्मरणीय तथ्य, यानी ये इन परिभाषाओं को याद करने के लिए जब परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि फला परिभाषा किसकी है तो वहाँ पे हमको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको यहाँ पर ट्रिक दिए हैं। इसमें आप याद कर सकते हैं कि अगर नवीन ज्ञान की खोज है तो वो मोजर की है, पुराने तथ्यों नवीन ज्ञान है तो मोजर, पुराने तथ्य हैं तो P.V. यंग, और इसी के साथ क्रियाशील निहित अंतरक्रिया ये बोगार्डस से संबंधित है, और उपकल्पना की परीक्षा जो है वो फिशर की है। तो अगर उस परिभाषा में उपकल्पना की परीक्षा आती है तो ये फिशर की परिभाषा होगी, और नवीन ज्ञान आता है तो मोजर की होगी, पुराने तथ्य आएंगे तो P.V. यंग की होगी, और क्रियाशील अंतर्निहित शब्द उसमें होगा परिभाषा में। तो आप याद रखिएगा कि ये परिभाषा जो है वो बोगार्डस महोदय की है। ये जो है वो आपको हम थोड़ा सा केवल याद रखने के पर्पज से इस तरह का किया गया, अन्यथा अगर आपको याद हो जाता है तो इसमें कोई इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं। आपको अब दूसरा भी तरीका आप अपना सकते हैं, इसमें हमारा ही तरीका फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यताएं, या जिसको बोल सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की मूल मान्यताएं क्या है। मूल मान्यताओं का मतलब ये होता है कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो किस विचारधारा पर या किस नियम पर आधारित होता है। तो मोटे तौर पर सामाजिक अनुसंधान की जो मूल मान्यताएं हैं या जो आधारभूत विशेषताएं हैं उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं, चार प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है कार्य कारण संबंधों की अनिवार्यता,
दूसरा है घटित घटना का अध्ययन, तीसरा है आदर्श प्रारूप और चौथे नंबर पे है वस्तुनिष्ठता। तो ये चार जो हैं वो सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यताएं हैं। कोई भी अनुसंधान होगा, किसी भी प्रकार का होगा, तो उसमें ये चार विशेषताएं या चार जो नियम हैं वो अनिवार्य रूप से उसमें सम्मिलित होते हैं। कार्य कारण संबंध की अनिवार्यता का मतलब ये होता है कि सामाजिक अनुसंधान ये मान के चलता है कि समाज में कोई भी घटित होने वाली जो घटना है वो अचानक नहीं होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण अवश्य होते हैं, यानी घटना कोई भी हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इस तरह से अगर घटना को आप समझना चाहते हैं तो उस घटना के जो पीछे छुपे हुए जो कारण हैं उन कारणों को ठीक प्रकार से समझ करके ही हम उस घटना की सही सही व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान की जो प्रथम मान्यता है वो ये है कि अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना के शोध कार्य करने पर उसके कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। दूसरा है घटित घटना का अध्ययन। घटित घटना का अध्ययन का मतलब यह है कि सामाजिक अनुसंधान की दूसरी प्रमुख मान्यता यह है कि सामाजिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ नियम कार्य करता है। यदि घटना के पीछे की व्यवस्था और उसके नियमों को ज्ञात कर लिया जाए तो वास्तव में घटना के अध्ययन के आधार पर हम उसकी गतिविधियां और उसके परिणामों का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक अनुसंधान है वो मान के चलता है कि जो घटना है वो किसी न किसी नियम पर आधारित होती है और उस नियम को जान करके ही हम उसके पीछे की व्यवस्था को समझ करके ही हम उस घटना के जो भावी जो परिणाम है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो प्रमुख मान्यता है वो है आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप का मतलब होता है कि आदर्श प्रारूप की जो कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि आदर्श प्रारूप की कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। उन्होंने आदर्श प्रारूप को सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं, समान मान्यताएं होती हैं। इन्हीं समानताओं को हम आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इन आदर्श प्रारूप के आधार पर हम आसानी से सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आदर्श प्रारूप है वो सामाजिक अनुसंधान की जो रिसर्च डिजाइन होती है उसको निर्माण में विशेष तरह के सहयोग करता है। इसलिए आदर्श प्रारूप जो है वो सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यता के अंतर्गत आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत वो है तटस्थता या वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की सबसे प्रमुख मान्यता ये है कि जो रिसर्च स्कॉलर है, जो अनुसंधान करता है, वो शोध करते समय, अपना रिसर्च वर्क करते समय उसका जो व्यवहार है वो तटस्थ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो जो घटनाओं का अध्ययन करते समय अपने निजी विचारों, भावनाओं या पूर्वाग्रहों के से उसको मुक्त होना चाहिए। अगर वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय अपने व्यवहार में पक्षपात करेगा, निजी मान्यताओं और पूर्व धारणाओं को लेकर के चलेगा, तो वास्तव में जो उसका जो अध्ययन है वो अवैज्ञानिक हो सकता है और उसका जो परिणाम है वो उसको सही परिणाम, वास्तविक परिणाम नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर आप सामाजिक अनुसंधान में जो है उसका जो अध्ययन है उसको उसमें वास्तविकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक अनुसंधान के लिए वस्तु परक या कह लीजिए कि तटस्थता, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। अगर आप वास्तव में हकीकत तो यह है कि आपका जो अध्ययन है वो जितना ही ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, वस्तुपरकता के ऊपर आधारित होगा, उस अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त होने की जो संभावनाएं हैं वो उतनी ही अधिक होंगी। तो ये चार जो हैं वो सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख मान्यताएं हैं। इसके बाद आता है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। तो सामाजिक अनुसंधान के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो वास्तव में अनुसंधान के प्रकार पर निर्भर करता है।
यानी आपका अनुसंधान जैसा है वो अन्वेषी है या व्याख्यात्मक है या वर्णनात्मक है, तो उसी के अनुसार जो है वो उस अनुसंधान का उद्देश्य होता है। फिर भी कुछ विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान को अपने तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उसके उद्देश्य को बताने का प्रयास किया है। उसी में पीवी यंग और सेल्टिस और जहोदा का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तो पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य को दो भागों में बांटा। एक सैद्धांतिक उद्देश्य, जिसमें हम नए नए तथ्यों की खोज करते हैं या नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, और दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य। एक सैद्धांतिक उद्देश्य है और दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उस जानकारी के आधार पर सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के दो उद्देश्य हुए, एक सैद्धांतिक उद्देश्य और एक व्यवहारिक उद्देश्य। इसी तरह से सेल्टिस और जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान को उन्होंने बौद्धिक उद्देश्य और प्रयोगवादी उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया है या स्पष्ट किया है। यही सैद्धांतिक उद्देश्य को आप बौद्धिक उद्देश्य भी कह सकते हैं और व्यवहारिक उद्देश्य को आप प्रयोगवादी उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मोटे तौर पर अगर हम सामाजिक उद्देश्य की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य जो है वो अनुसंधान के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो समाज की कार्यप्रणाली को समझना, व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना, सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करना, उनके प्रभाव और संभावित समाधानों का पता लगाना, सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करना और सिद्धांतों को विकसित करना, ये जो है वो सामाजिक अनुसंधान के कुछ एक उद्देश्य होते हैं। अब इसी बात को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें आपने पीवी यंग और सेल्टिस का जो वर्गीकरण है वो आपने देखा है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के ऊपर आधारित होता है, और सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार हैं उनको मोटे तौर पर हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4-5 प्रकार के 6 प्रकार के जो सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक जो अनुसंधान भी हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अन्वेषी अनुसंधान, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है व्याख्यात्मक अनुसंधान, चौथा है विशुद्ध अनुसंधान, पांचवा है व्यवहारिक अनुसंधान, छठवां है परिमाणात्मक अनुसंधान, सातवां है गुणात्मक अनुसंधान और आठवां है तुलनात्मक अनुसंधान। तो इन सब के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके पूरा इनको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ समझाएंगे तो आपका वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी संक्षेप में अगर हम बताना चाहें तो अन्वेषी अनुसंधान का मतलब ये होता है कि अन्वेषी अनुसंधान उन विषयों का अध्ययन करता है जिनमें विषय की या तो कोई जानकारी नहीं होती है या बहुत कम जानकारी होती है। तो ये जो अनुसंधान है जिसमें हम लोग वास्तव में खोज करते हैं, पता लगाते हैं। दूसरा आपने लिखा वर्णनात्मक अनुसंधान। इस प्रकार का अनुसंधान जो है वो सामाजिक स्थितियों, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक प्रणालियों या सामाजिक संरचना का जो है वो बड़े पैमाने पर अध्ययन करता है। इसके बाद व्याख्यात्मक अनुसंधान आता है, विशुद्ध अनुसंधान आता है, व्यवहारिक अनुसंधान आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवहारिक अनुसंधान का मतलब होता है कि जो समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए, उनके समाधान के लिए हम किस तरह से उस अनुसंधान का वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान होता है। परिमाणात्मक अनुसंधान में हम लोग सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं, यानी इनको जो है वो संख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। और गुणात्मक जो अनुसंधान होता है वो गैर परिमाणात्मक होता है, यानी इसमें समूहों, व्यक्तियों, समुदायों के द्वारा जो अनुभूत यथार्थ है उनको उनका वर्णन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है।
इसी तरह से और भी अनुसंधान है, तुलनात्मक अनुसंधान है, जिसमें हम समाज के जो विभिन्न इकाइयां हैं, समूह हैं, या जो सांस्कृतिक जो समूह हैं, इनके बीच में समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि जैसे हिंदू और मुसलमानों में विवाह की जो प्रथा है उसका तुलना करना हो, तो दोनों में जो अंतर है उसका अध्ययन करना हो, तो यहाँ पर हम लोग तुलनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। इन अनुसंधानों के बारे में हम विस्तार से आपको एक अलग वीडियो में आपको एक पूरा विस्तार से इसके बारे में डिटेल बता देंगे, या यहाँ पर सिर्फ संक्षेप में ही समझिए। इसके बाद है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार यहाँ पर लिख दिया गया है हेडिंग में, जबकि यहाँ पे मिस प्रिंट है। होना ये चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ, तो सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ होना चाहिए। यहाँ पर गलती से सामाजिक अनुसंधान का प्रकार जो है वो उल्लेखित है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो समाज की जो समस्या है उसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास है। तो सामाजिक अनुसंधान का जो निष्कर्ष है उसको वास्तविक बनाने के लिए, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए हम कुछ पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। और ये जो पद्धतियां हैं वो वास्तव में सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करती हैं। बहुत समय तक ये मान्यता रही कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय हमारे पास जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधियां हैं उसका विकास नहीं हो पाया था। जैसे मैंने आपको बताया कि सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से हुई थी, और इसको शुरू करने का श्रेय जो है वो अगस्त काम्टे को दिया जाता है। उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्षवादी विधि का उल्लेख करके ये बताया था कि सामाजिक घटनाएं जो हैं वो, जैसे हम प्राकृतिक घटनाओं का निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर लेते हैं, उसका वास्तविक रूप में अध्ययन कर लेते हैं, तो उसी तरह से हम सामाजिक घटनाओं को भी निष्पक्ष रूप से वास्तविक रूप में अध्ययन कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्षवादी विधि को सुझाया था। तो उसके अलावा जो है वो सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। मोटे तौर पर समाजशास्त्र में जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्षेत्र अध्ययन पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और उद्विकासी पद्धति। तो सामाजिक अनुसंधान में जिन वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है, जिनका उपयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग मोटे तौर पर ये 7 भागों में बांट सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन पद्धति क्या होती है? इसमें व्यक्तियों का अवलोकन प्रयोगशाला के तरह से वातावरण में जाकर के सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है। यानी जिन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है उन्हें ये आभास है कि उन्हें देखा जा रहा है, और उनका वो हम लोग फील्ड में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के उनका साक्षात करके या साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से हम उनका वास्तविक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से प्रयोगात्मक पद्धति में हम लोग 2 चरों का अध्ययन करते हैं। यानी जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो किसी घटना से संबंधित जो है वो जो 2 चर हैं, 2 पक्ष हैं, उनका अध्ययन करता है। इनमें से एक को नियंत्रित करके दूसरे के बारे में अध्ययन किया जाता है, और फिर दूसरे को नियंत्रित करके पहले वाले चर के बारे में निरीक्षण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति। एकल अध्ययन पद्धति का मतलब होता है कि इसमें विषयों में यानी इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, विशेष समूह, विशेष समुदाय आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी उसका उसी पर्टिकुलर किसी एक विषय का विशेष रूप से, व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद सांख्यिकी पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है और उद्विकासी पद्धति है। तो इस तरह से आप सामाजिक अनुसंधान में हम लोग मोटे तौर पर ये 7 प्रकार की जो पद्धतियां हैं उनको उपयोग में लाया जाता है। कभी समय मिलेगा तो इन पद्धतियों के बारे में हम आपको
विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इन पद्धतियों को सही तरीके से आप समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इन पद्धतियों के बारे में संक्षेप से हमने आपको बता दिया है। मोटे तौर पर इन पद्धतियों में क्षेत्र अध्ययन पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति, ये जो है वो 4 जो पद्धतियां हैं, इनका हम विशेष रूप से सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं, यानी इनका विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। बाकी जो पद्धतियां हैं इनको थोड़ा सा कम मात्रा में, या कह लीजिए कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं इनका प्रयोग कम करते हैं। इसके बाद आता है जो आज के वीडियो में आपको सबसे अंत में बताया जा रहा है, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई सामाजिक अनुसंधान शुरू करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में हम लोग वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, तो वैज्ञानिक विधि के आधार पर सामाजिक घटनाओं को जब हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने का, जानने का, उनके कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक अनुसंधान जो है वो हवा में नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ निश्चित चरण होंगे, कुछ निश्चित स्टेप्स होंगे, कुछ उसके सोपान होंगे। उन निश्चित सोपानों का, निश्चित चरणों का हम क्रमबद्ध रूप से उपयोग करके, उनको प्रयोग में ला करके हम सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सामाजिक अनुसंधान को वास्तव में यथार्थ से आप जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सामाजिक अनुसंधान के कुछ प्रमुख चरणों का, कुछ प्रमुख मेन जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होगा, उनको अपनाना होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सामाजिक अनुसंधान के कुछ प्रमुख चरणों के अंतर्गत जो चरण हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे पहला है विषय का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे पहला चरण है वो विषय का चुनाव है। कोई भी रिसर्च स्कॉलर जब अपना अनुसंधान प्रारंभ करता है, तो अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले वो सबसे पहला काम करता है कि वो किस विषय का अध्ययन करेगा, किस समस्या का के बारे में वो रिसर्च करेगा। यानी अध्ययन विषय का जो चुनाव है वो सामाजिक अनुसंधान का सबसे पहला चरण होता है। और वास्तव में विषय का चुनाव जो है, जो अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अगर वो विषय उपयोगी है या नहीं है, उसका क्षेत्र व्यापक है, या उस विषय के अध्ययन में उसकी रुचि है या नहीं है, इन बातों को ध्यान में रख करके अगर वो विषय का चुनाव नहीं करता है, तो फिर वो उसका जो सामाजिक अनुसंधान है वो उसके पूरा होने की संभावना कम होती है। इसके बाद होता है अध्ययन क्षेत्र का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र के चुनाव का मतलब ये होता है कि जो शोधकर्ता है या जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो सामाजिक अनुसंधान के जब समस्या का चुनाव कर लेता है, तो दूसरे स्टेप पर वो एक क्षेत्र का निर्धारण करता है जहाँ से वो सूचनाओं को संग्रह करता है। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के लिए आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तथ्यों को वो कहाँ से प्राप्त करेगा, उसका अध्ययन एरिया क्या होगा, यानी वो किस क्षेत्र में से जो है वो अपने अध्ययन सामग्री को कलेक्ट करेगा, उसका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद आता है संबंधित साहित्य का अध्ययन। तीसरे नंबर पर संबंधित साहित्य का अध्ययन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सामाजिक समस्याओं के बारे में आप वास्तविक रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, तो वास्तव में जो रिसर्च स्कॉलर हैं उसको उस समस्या के बारे में जो भी अनुसंधान अब तक हुए हैं, या उस घटना या उस विषय के बारे में जो भी जानकारी अभी तक उसको प्राप्त है, तो उसका अध्ययन किया जाना जरूरी है। पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उस घटना या उस विषय या उस समस्या से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको जानने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो जो पहले जो रिसर्च में जो गलतियां हो चुकी हैं, उस गलती को वो दोबारा कर सकता है। इसलिए अनावश्यक गलती को दोहराने से बचने के लिए और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, इसलिए जो है वो उसको उस अपने जो समस्या है उस समस्या से जुड़े हुए या अपने टॉपिक से जुड़े हुए जो बुक्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं या जो अनुसंधान हुए हैं, उनको अध्ययन करना, उनके बारे में पढ़ना, उनको जानना जरूरी होता है।
इसके बाद आता है चौथे नंबर पर सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है उपकल्पना का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। विषय का चुनाव करने के बाद, संबंधित साहित्य और क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो है उपकल्पना का निर्माण करना। यानी उपकल्पना का मतलब होता है एक काम चलाओ निष्कर्ष होता है, यानी हम अपना अनुसंधान कार्य करने से पहले एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसी निष्कर्ष को जो है वो केंद्र में रख करके हम उस घटना का या उस शोध को प्रारंभ करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उपकल्पना जो है वो शोधकर्ता को इधर उधर भटकने से बचाती है, इसलिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उपकल्पना का विशेष महत्व होता है। उपकल्पना के बारे में एक आगे जो है हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके उपकल्पना का निर्माण कैसे होता है, एक अच्छी उपकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं और सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से वहाँ पर समझा देंगे। यहाँ पर सिर्फ सामाजिक अनुसंधान के कुछ प्रमुख चरणों की स्टेप्स की चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये संक्षेप में आप ये जानिए कि इसका जो चौथा स्टेप है वो है उपकल्पना का निर्माण। पांचवा जो स्टेप है वो है इकाइयों का निर्धारण। इकाइयों का निर्धारण का मतलब ये होता है कि तथ्यों के संकलन के लिए यह निश्चित करना होता है कि वो किन स्रोतों से विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। यानी जो रिसर्च स्कॉलर है, जो अनुसंधान करता है, जब अपना अनुसंधान कार्य प्रारंभ करेगा तो वो उस अनुसंधान के लिए, अपने अनुसंधान में वास्तविक निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए जो आंकड़ों को, जो सूचनाओं को, जो तथ्यों को जो एकत्रित करेगा, प्राप्त करेगा, वो कहाँ से प्राप्त करेगा, यानी उसकी जो सूचनाएं होंगी वो उसको कहाँ से मिल रही हैं, इसका निर्धारण किया जाना जरूरी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना के दो स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत और एक दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक सूचनाएं वो होती हैं जो शोधकर्ता के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती हैं और द्वितीयक सूचनाएं वो होती हैं, द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जो दूसरों के द्वारा संकलित किए गए होते हैं। जैसे जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जो बुक्स हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें जो उस घटना या उस विषय के बारे में जो डिटेल जानकारी दी गई है उसको हम लोग द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों जो है वो स्रोतों का निर्धारण किया जाना जरूरी होता है, जिससे हम वास्तव में प्रमाणिक और विश्वसनीय जो सूचनाएं हैं, डेटा हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है छठवें नंबर पर सूचना के स्रोतों का निर्धारण। सातवें नंबर पर है उपकरणों और विधि का निर्धारण। उपकरणों और विधि का निर्धारण का मतलब ये होता है कि तथ्यों का संकलन करने के लिए हम किस प्रकार के प्रविधियों का, किन उपकरणों का निर्माण का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो आप उपकरण और जो विधियां हैं वास्तव में किसी भी घटना या समस्या से जुड़े हुए जो विश्वसनीय और जो प्रमाणिक जो आंकड़े हैं, जो प्रमाणिक तथ्य हैं, उनको जानने का एक साधन होता है। अगर आपके पास किसी भी घटना का, किसी भी समस्या का या किसी भी तथ्य का अध्ययन करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर कोई विधि और उपकरण नहीं है तो उसके बारे में आपको प्रमाणित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे एक उदाहरण दें कि अगर आप किसी व्यक्ति का टेम्परेचर लेना चाहते हैं कि उसको बुखार है या नहीं है, तो आपके पास उस बुखार को ज्ञात करने का, बुखार का टेस्ट करने का, पता लगाने का पर्टिकुलर उपकरण जिसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं, वो थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो फिर आप उस व्यक्ति का जो टेम्परेचर है उसको सही सही नहीं नाप सकते हैं। तो अगर उपकरण और प्रविधियों का निर्माण आपने नहीं किया है तो वास्तव में जो आपका अनुसंधान है वो अधूरा हो सकता है और उससे जो प्राप्त होने वाला जो निष्कर्ष है वो जो है उसकी सत्यता की जो है वो संभावना नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए उपकरणों और प्रविधियों का निर्माण जो है वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक प्रमुख चरण के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 8 पे तथ्यों का संकलन करते हैं। यानी जब हम उपकरण और विधियां और सूचना के स्रोतों, इकाइयों आदि का निर्धारण कर लेते हैं तो फिर हम क्षेत्र में जाकर के निश्चित पद्धतियों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से घटना से जुड़े हुए तथ्यों को, सूचनाओं को, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है।
इसके बाद उन तथ्यों को, उन आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, समान उनको उनको उनका सारणीयन किया जाता है, और जो समान जो विशेषताएं जो प्रदर्शित करने वाली जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर एक जनरलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है, सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है, और सबसे लास्ट में जो निष्कर्ष है उसका निर्माण किया जाता है। यानी जो हमने तथ्यों का वर्गीकरण किया, विश्लेषण किया, सारणीयन किया और सामान्यीकरण किया, तो उसके आधार पर जो हमको निष्कर्ष प्राप्त होता है उसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और क्या कह लीजिए कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि कह लीजिए कि सामाजिक अनुसंधान में जो निष्कर्ष है उसको हम लोग एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 12वें नंबर पर है संदर्भ सूची का निर्माण। संदर्भ सूची का निर्माण जो है वो शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि शोध कार्य में काम किए गए जो आपने जिन साहित्य का, जिन बुक्स का, जिन रिसर्च पेपर्स का, जिन आपने थीसिस का आपने अध्ययन किया है, उनका जिक्र करना, उनका उल्लेख करना जो आवश्यक होता है, क्योंकि आपने जो द्वितीयक जो स्रोत से जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उन आंकड़ों को आपने कहाँ से प्राप्त किया है इसका उल्लेख करना आवश्यक होता है। तो ये जो संदर्भ सूची जो है वो वास्तव में जो रिसर्च स्कॉलर है उसके द्वारा जो किया गया अध्ययन है उसको और विश्वसनीय बना देता है, उसको और प्रमाणिक बना देता है। इसलिए संदर्भ सूची का निर्माण किया जाना जरूरी होता है। और सबसे लास्ट में जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट होता है, यानी प्रतिवेदन का, शोध का जो है वो प्रस्तुत किया जाता है उसको। ये शोध का सबसे अंतिम चरण होता है। इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं जो हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो हमने उसका वर्गीकरण विश्लेषण किया है, और जो हमको जो सामान्य निष्कर्ष प्राप्त हुआ है वो हम उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि जो प्रतिवेदन का जो रूप हो वो सरल हो, वैज्ञानिक भाषा में हो, और जितनी वास्तव में आपका जो प्रतिवेदन है वो जितनी वैज्ञानिक भाषा में होगा, जितना सरल होगा, आपका जो शोध है वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से ये सामाजिक अनुसंधान के ये 13 जो प्रमुख चरण हैं, इन 13 चरणों का अध्ययन करके, यहाँ पर आप ये नोट करिए कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग विद्वानों ने ये जो चरण है उसको कम ज़्यादा किया है ना। किसी ने 11 चरण बताए हैं तो किसी ने 15 चरण बताए हैं। हमने सुविधानुसार जो हमको ज़रूरी लगा उसके हिसाब से हमने आपको सामाजिक अनुसंधान के ये जो 13 जो स्टेप्स हैं इनको हमने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषा, सामाजिक अनुसंधान की जो मूल मान्यताएं, इसके साथ साथ सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार और सामाजिक अनुसंधान में जो प्रयोग की जाने वाली जो विधियां हैं इनके बारे में आप परिचित हुए होंगे। कुछ एक टॉपिक हैं जिनको बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना करके उनमें डिटेल में आपको उसके बारे में स्पष्ट करने का प्रयास मैं करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमको सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।